उत्तराखंड क्रांति दल ब्लॉक इकाई द्वाराहाट और ब्लॉक इकाई चौकुटिया के तत्वाधान में आयोजित इस पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा के आज तीसरे दिन हम इस ऐतिहासिक धरती पर सुरईखेत में पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले, चूंकि अभी हमने आजादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया और हमको आजादी दिलाने में हमारे बहुत सारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस सुरईखेत की धरती से भी श्रद्धेय स्वर्गीय आदरणीय श्री हरिवत कांडपाल जी, आदरणीय स्वर्गीय पान सिंह मेहरा जी, आदरणीय कुंवर सिंह कन्याल जी, श्रद्धेय प्रेम बल्लभ फुलारा जी, श्रद्धेय लालमणि फुलारा जी, श्रद्धेय गंगाधर फुलारा जी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और जिनकी बदौलत हम एक आजाद देश में हैं, आजाद मुल्क में हैं। मैं उनको नमन करने के साथ साथ इस देश के उन सभी रणबांकुरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जो देश की सीमाओं पर आज भी हमारी रक्षा कर रहे उन शहीदों को नमन करता हूं। और उसके बाद 22 वर्षों का ऐतिहासिक संघर्ष उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आप सबने लड़ा, जिसमें 42 शहादतें हुई। हमारी दो माताएं बेलमती चौहान और हंसा धनाई पुरुष आंदोलन में शहीद हुई। इन शहीदों की बदौलत हमें अपना राज्य मिला। मैं उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूं। हम सब ने सोचा था कि जब ये राज्य बनेगा, ये हमारे सपनों का राज्य होगा। 22 वर्षों तक न खा करके न पी करके पूरा उत्तराखंड आंदोलित था। हालांकि उत्तराखंड आंदोलन, ये राज्य हमें भीख में नहीं मिला, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हमने दी। डॉक्टर डी पंत जी के नेतृत्व में जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, धीरे धीरे लोग सड़कों पर आए। लोगों ने इस राज्य के क्यों राज्य बनना चाहिए उसके महत्व को समझा और 94 का दौर भी आया। हमने बहुत सारे घटनाक्रम, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो, मसूरी कांड हो, खटीमा का गोलीकांड हो, वो सारे काले दिन जिसको हम याद नहीं करना चाहते, वो भी हमारे सामने आए। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, आज राज्य बनने के 21 वर्षों के बाद जो राज्य के हालात हैं, और ये राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी गाल बजा करके कहते हैं ये राज्य हमने बनाया, ऐसा नहीं था। ये राज्य उनकी कृपा से नहीं, बल्कि हमारे शहीदों की शहादत, हमारे राज्य के, हमारे पहाड़ियों के का संघर्ष, उनका त्याग, उनके तपस्या और उनकी बलिदान का फल था। ये राज्य हमने छीना था। और जब हमने ये सोचा हमारा राज्य बनेगा, हमारे लोग सरकार में बैठेंगे, हमारी विधानसभा होगी, हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे, जो हमारे पहाड़ की दिक्कतें हैं, तो पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया, इस नारे को लेकर के शुरुआत हुई थी। वो नीतियां हमारे गांव तक पहुंचेंगी, वो विकास हमारे घरों तक पहुंचेगा। उत्तराखंड के 17,000 गांव जो आजादी के बाद से विकास की बाट जोड़ रहे थे, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं है, पानी नहीं था, रोजगार के अभाव में हर नौजवान पलायन करने को मजबूर था, हर गांव खाली हो रहे थे। उन सब चीजों पर एक व्यवस्थित तरीके से सही नीतियों के साथ इस छोटे से खूबसूरत राज्य को, जिसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसका एक समृद्ध ऐतिहासिक महत्व है, जिसने आजादी के दौर से अपने महत्व को, अपनी महत्ता को साबित किया, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके उन आंदोलनों में भाग लेकर के। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारे अपने ही लोग लुटेरे बन गए। क्योंकि किसी भी कार्य योजना के लिए पहले तो नीतियां चाहिए होती हैं और उसके बाद फिर नीयत चाहिए होती है, लेकिन न तो नीति है न नीयत है। आज जिस किस्म का माहौल है, जब हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो नंबर 1 की दुश्मन हमारी कांग्रेस थी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो कांग्रेस ने नेतृत्व दिया,
स्वतंत्रता संग्राम के दौर में वो कांग्रेस पूरे तरीके से बदल चुकी थी। माफियाओं का कब्जा, लीसा माफियाओं का कब्जा, शराब माफियाओं का कब्जा, उस कांग्रेस में उनका वर्चस्व पार्टी को गर्त में जाना था। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य का नेतृत्व किया, लोग सड़कों पर आए, राज्य बना। पूरे उत्तराखंड में हमने सोचा कि हमारे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रीय पार्टियों के हों या अन्य लोग जो चुन करके उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचेंगे, उत्तराखंड के दुख दर्द को, उत्तराखंड की तकलीफ को विधानसभा में गंभीरता के साथ रख करके एक उत्तराखंड को सही रास्ते पर हम सब लोग ले जाएंगे। लेकिन इन 21 वर्षों में हालात आप सबके सामने हैं। हमारे जो कभी ये बाजार आबाद हुआ करते थे, जिस चाहे सुरईखेत हो, जाली हो, मासी हो, छोटे छोटे कस्बे धारचूला से लेकर के उत्तरकाशी तक गांव भरे हुए थे। राज्य बनने के बाद वो रौनक इनमें लौटेगी और जो छोटी छोटी कमियां आज से 40 साल पहले अस्पताल हमारे इन इलाकों में बन जाते हैं, दो डॉक्टर, 3 डॉक्टर, हमारे स्कूलों में शिक्षक होते हैं, लेकिन अपना राज्य बनने के बाद आज वो जर्जर अवस्था में खड़े हैं। डॉक्टर, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है और रोजगार के जो नए साधन खुलने चाहिए थे, हमारी सरकारों की 21 सालों की कुनीतियों के कारण रोजगार के नए अवसर पैदा होने के बजाय जो पुरानी सारी चीजें थी, रानीखेत की ड्रग फैक्ट्री का उदाहरण हमारे सामने है, मोहान की फैक्ट्री का उदाहरण हमारे सामने है, जो छोटे HMT रानीबाग का उदाहरण हमारे सामने है, वो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, नए उद्योग खुलने के बजाय। तो इसलिए हम सब लोग ये कहना चाहते हैं इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से कि एक बार हम सबको सोचना पड़ेगा, पूरे ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिन लोगों को आज तक हमने सत्ता सौंपी है, उनकी समझ, उनकी सोच अगर इस राज्य के प्रति होती तो इस राज्य को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, उनका कद राष्ट्रीय जरूर हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में मंत्री वाले ही बन गए, लेकिन समझ का उदाहरण हमारे सामने है। अभी पिछले दिनों हमारे एक सांसद महोदय नैनीताल से, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अस्पतालों की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो प्रसव गाड़ के गगलोड़ों से प्रसव कराया जा सकता है, वो ठीक हो जाती है महिलाएं। और आंकड़े पिछले 2 वर्षों में 350 से अधिक महिलाओं ने प्रसव पीड़ा के चलते सड़कों पर दम तोड़ा। जिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, जिनको हम देश के सर्वोच्च जगह पर भेज रहे हैं, उनकी समझ जब ऐसी होगी तो हम खुद इस बात का अंदाजा हमको लगाना चाहिए कि हमारे राज्य के हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं। अभी फुलारा जी जिक्र कर रहे थे, पिछले दिनों एक सांसद महोदय जागेश्वर में आए, जो हमारा सबसे बड़ा धाम है, उस धाम में जिस तरीके की अभद्रता उन्होंने करी, मैं तो ये कहना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। वो संसद के अंदर जाते समय मत्था जरूर टेकते हैं संसद की सीढ़ियों में, और अगर वो नाटक नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सांसदों को, ऐसे लफंगों को अपनी न केवल पार्टी से निष्कासित करना चाहिए बल्कि उनको जेल भी भेजना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज 21 वर्षों का संघर्ष आप सब ने मिलकर के अपने आने वाले भविष्य को लेकर के इस राज्य को बनाने के लिए किया, और आज इन 20 वर्षों के बाद जो राज्य में अगर कोई बदलाव हुआ तो केवल इतना हुआ, हमारे गांवों में, हमारे खेतों में बंदर, सुअर और सरकारों में मुख्यमंत्रियों की बाढ़ आई। तो इस किस्म के बदलाव से अगर पूरे उत्तराखंड के लोग खुश हैं, अगर सुरईखेत के, बिछोली के लोग खुश हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आपको इस उत्तराखंड की चिंता है, आपको यहाँ के नौजवानों की चिंता है, तो एक बार बदलाव के लिए सारे लोग तैयार सबको होना चाहिए। आज पूरे देश का उदाहरण हमारे सामने है। जब दक्षिण भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हो सकती हैं, वे लगातार तरक्की कर सकते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हो सकती हैं, तमाम विरोध के बावजूद
तमाम ताकत लगाने के बावजूद तो इस उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? इस उत्तराखंड में जिन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ पूरा 22 वर्षों का संघर्ष आपने इस राज्य को पाने के लिए किया, तो उनसे कैसे हम उम्मीद करें कि इस राज्य के गांव का विकास करेंगे, इस राज्य के गांव के लिए नीतियां तय करेंगे? आज भी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी द्वाराहाट कोटिला गवार सुरईखेत मोटर मार्ग बन रहा है। कांडे सुरईखेत मोटर मार्ग प्रस्तावित था, अधर में लटका हुआ। कारण इन छोटे बाजारों को फिर से पुनर्जीवित करने की सोच समझ स्वर्गीय त्रिपाठी जी की थी। अगर ये सारे गांव हमारे जो पुराने बाजार हैं, पुराने कस्बे हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है, जिनका सांस्कृतिक महत्व भी है, जिनका सामाजिक महत्व भी है, वो फिर से हरे भरे हों, उनमें फिर से लोग दिखाई दें, ये समझती उन्होंने इसका खाका तैयार किया था। वो अलग बात है कि 2.5 वर्षों के छोटे से अल्प कार्यकाल में उनका निधन हुआ और फिर इस सड़क को हमने स्वीकृत किया, आगे बढ़ाया, काम भी शुरू हुए, चालू भी हुए, लेकिन उसके बाद के 10 वर्षों में पूर्ण बहुमत के साथ जो हमारे राष्ट्रीय दलों के विधायक बैठे, कभी उनका ये सोच नहीं रहा, दूरगामी सोच नहीं रही, जिसके कारण आज केवल छोटी छोटी ठेकेदारी को लेकर के, छोटे छोटे लालचों को लेकर के जनता के बीच में जाकर के अपने पक्ष में करना, ये समझ उन लोगों की रही। जब तक विकास को लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं होगा, जब तक विकास को लेकर के हमारी समझ नहीं होगी, हमारे निजी हित उसमें, जब तक हम अपने निजी हितों को, निजी स्वार्थों को पीछे नहीं रखेंगे, तब तक हम इन कस्बों का, हम इन गांवों का भला नहीं कर सकते। अभी दूसरा उदाहरण आपके सामने, इतना बड़ा अस्पताल हमारा यहाँ पर है, पूरे तरीके से खाली, और कोविड-19 वैक्सीनेशन आप करा रहे विद्यालय के अंदर। ये 21 वर्षों का विकास है हमारा, वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं हमारे अस्पताल के कमरों में हो सकता, जिसमें 10-10, 12-12 कमरे, वो क्यों नहीं अस्पताल के प्रांगण में होना चाहिए था वैक्सीनेशन? और कमोबेश यही स्थिति पूरे उत्तराखंड में द्वाराहाट में वैक्सीनेशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में हो रहा है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति यह है, डायरेक्टर पिछले 5 वर्षों से नहीं है। अगर यही हालात रहे, आने वाले 2-4 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद हो जाएगा। जो 2-4-5 हजार लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिला है, वो भी बंद होने वाला है। अल्मोड़ा की जिलाधिकारी उसके प्रशासक है हालिया दिनों में, और आजकल वो उस कॉलेज को आगे बढ़ाने के बजाय वहां पर या तो हमारे वो कैंप लगने लग गए उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, या कोविड का वैक्सीनेशन होने लग गया है, या ग्राम प्रधानों की बैठकें शुरू हो गई। जबकि विकासखंड का पूरा परिसर है, विकासखंड का मुख्यालय है, विकासखंड का हॉल है, प्रांगण है, पूरा फील्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज का फील्ड भी है, पॉलिटेक्निक का फील्ड भी है, ब्लॉक का सभागार है। ये समझ की बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, एक तकनीकी संस्थान के अंदर जिस किस्म के क्रियाकलाप होने चाहिए, वहां पर क्यों नहीं नए ट्रेड खोले जाने की बात हमारी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार और उनके लोग करते हैं? क्यों नहीं इन चीजों को आगे बढ़, क्यों नहीं उनकी शाखाओं को, छोटी छोटी शाखाओं को छोटी छोटी जगहों पर खोले जाने की बात होती है? आज इसी हमारे द्वाराहाट तहसील और चौखुटिया तहसील के अंदर 3 ITI, बिनता ITI, मासी ITI, पालिका ITI, क्यों नहीं उन तीनों ITIs में नए ट्रेड खोल करके उनको इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक के साथ संबद्ध किया जाता, ताकि जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से, इन ITIs के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण ले सके, अपना अच्छा काम कर सके। लेकिन उसके लिए समझ चाहिए, जैसा मैंने कहा, नियत चाहिए। वो नियत नहीं, और उस नियत में हम भी उनके पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। उनकी नियत में इतना ही है कि आज वोट चाहिए, और वोट के लिए जो थोड़ा बहुत प्रलोभन होते हैं, उन प्रलोभनों में भी कहीं ना कहीं हमारी भी हिस्सेदारी तय हो जाती है। उस हिस्सेदारी में हम सब लोग भूल गए हैं कि हमने आजादी के दौर से लेकर के हमारा इतिहास क्या रहा है। जब हम बिना किन्हीं साधनों के उन अंग्रेजों से भिड़ सकते हैं, जब हम अपना नाम इतिहास में लिखा सकते हैं,
जब हम इतिहास में अमर हो सकते हैं, तो आज इन छोटे छोटे प्रलोभनों के बजाय हम अपने विकास के लिए क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं उन मुद्दों पर बात कर सकते। और जिस दिन हम उन मुद्दों पर बात करना शुरू कर देंगे, कैसे नहीं होता हमारे गांव का विकास, कैसे नहीं होता आज उन गांवों में जो तमाम सारी दिक्कतें हैं, वो सहूलियतें हमको कैसे नहीं मिल सकती। जिस दिन हमारा नौजवान हमें अपने राज्य में रोजगार चाहिए ये कह करके सड़कों पर बैठना शुरू कर देगा, किसके बाप की ताकत है वो रोक दे हमको। अभी जमीनों के सवाल आ रहे हैं, जैसा अभी हमने कहा कि 29 संशोधन राज्य बनते वक्त किए गए थे, उनमें एक संशोधन ये भी है, हमारी जमीनों पर हमारा अधिकार नहीं है, हमें अपने जमीनों पर ठोस कानून बनाने के अधिकार नहीं, हमारे पानी पर हमारा अधिकार नहीं, गंगा बोर्ड और जमुना बोर्ड, जब हम बड़ी छोटी बड़ी पनबिजली योजनाओं को बनाने की बात करेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा तय करना होगा, उसमें पंजाब का हिस्सा तय करना होगा, उसमें हरियाणा का हिस्सा तय करना होगा, उसमें दिल्ली की अनुमति हमको लेनी पड़ेगी। ये अधिकार हमारे छीने गए राज्य बनते वक्त, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक थे और 5 सांसद, जिसमें भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, कोई बोलने वाला नहीं था। हम आज भी इन सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब 21 वर्षों तक आपने इन तमाम सारे हालातों को देख लिया और जज्ब कर लिया कि हालात बदलने वाले नहीं है, हमने गांवों में घरों में बैठ करके अपनी छोटी छोटी आपसी चर्चाओं में इन बातों को कह देना है, कह करके भूल जाना, तो उन चर्चाओं का कोई लाभ होने वाला नहीं। इन बदलावों के लिए, इन कानूनों में बदलाव के लिए, हमारी जमीनों के बारे में, हमारी जमीनों के प्रबंधन पर सोचने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन का प्रबंधन करने के लिए और इन सारी चीजों का उत्तराखंड के आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उपयोग करने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत है। और चूंकि अब हमारा राज्य बन चुका है और वो बड़े बदलाव लाने के बाद उन बदलावों को करने की समझ भी हमारी सरकार में चाहिए। उस सरकार में ऐसे लोग हमको बैठाने पड़ेंगे जो वास्तव में इस उत्तराखंड की चिंता करते हैं, जो यहाँ गांव के, यहाँ के देहात की चिंता करते हैं। हम सबने आज तक ऐसे लोगों को बैठाया जिन्होंने चिंता करी, लेकिन हमारे गांव की नहीं, अपनी चिंता करी। 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जिसमें भाजपा और कांग्रेस लगातार बारी बारी से काबिज रही है। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, आप आरटीआई में मंगवा करके देख लीजिए, जितने हमने विधायक बनाए उन्होंने गांव में वो सारी व्यवस्थाएं, साधन जुटाने के बजाय अपने आप को पूरे तरीके से शिफ्ट कर लिया। वो पलायन कर गए देहरादून या दिल्ली। जिनको हमने विधायक बनाया वो देहरादून पलायन कर गए हैं, जिनको हमने सांसद बनाया वो दिल्ली पलायन कर गए हैं। उनके 1-1, 2-2 मकान, जमीन है, सब देहरादून में अपने पूरे कुनबे के साथ उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर ली। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने हमेशा आप सबके साथ मिल करके इस राज्य की लड़ाई को लड़ा, गंभीरता के साथ लड़ा और इस उत्तराखंड के विकास का पूरा खाका तैयार किया, जिसको धीरे धीरे जब उनकी समझ में आता है, जिस बात को राजधानी गैरसैंण की बात उत्तराखंड क्रांति दल ने 1992 में कही थी, भाजपा और कांग्रेस की समझ में 2010 के बाद आई, वो कैचवे की तरह रेंग करके कोई एक बिल्डिंग बना रहा है। जब उस समय भाजपा का मुख्यमंत्री है वो उस बिल्डिंग का शिलान्यास कराता है, जब वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता है वो दूसरी बिल्डिंग बनाता है, वो दूसरी बिल्डिंग का शिलान्यास कराता है, और उसके बाद फिर कभी ग्रीष्मकालीन, कभी शीतकालीन, ये नाटक दोनों करते रहते। क्यों नहीं, जब उत्तराखंड की जनता ने एक बार इस बात को तय कर लिया कि उत्तराखंड की राजधानी, इस पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होगी, पहाड़ के केंद्र में गैरसैंण में होगी, ये फैसला करने में क्यों हमारे भाजपा और कांग्रेस के लोगों को डर लगता है? कारण खुद उन्होंने भी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम उनके चाटुकारों ने, उस पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने और उन पर दबाव बनाने वाली ब्यूरोक्रेसी ने अपनी हिस्सेदारी देहरादून जैसे शहरों में तय कर दी। जमीनों की खरीद फरोख्त में सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई आज जमीनों की दलाली कर रहा है, वो आप नाम गिन लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने मुख्यमंत्री रहे सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर है भाजपा और कांग्रेस। उनके मंत्री प्रॉपर्टी डीलर है, उनके विधायक प्रॉपर्टी डीलर बन गए, इसलिए वो गैरसैंण को राजधानी नहीं बनने देना चाहते। और आज जब धीरे धीरे गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जोर पकड़ भी रही है,
तो आपने देखा पिछले दिनों हमने लड़ झगड़ करके प्रतिबंध लगवाया था गैरसैंण के इर्द गिर्द, गैरसैंण से लेकर के द्वाराहाट से लेकर के गैरसैंण उधर रुद्रप्रयाग तक जमीनें नहीं बिकनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आकर के वो प्रतिबंध हटाया ताकि अब उनके भू माफिया, उनके प्रॉपर्टी डीलर जिसमें उनका बराबर का हिस्सा तय है, वो सबसे पहले गैरसैंण के इर्द गिर्द की खूबसूरत जमीनों को, बेहतरीन जमीनों को खरीद सके, उनको बेच सके। ऐसे हालात में कैसे आप उम्मीद करेंगे कि हमारे गांव तक ये व्यवस्थाएं बेहतर होंगी? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये सोचने आज सारी चीजें सब लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। एक बार ऐसा मौका आए, एक बार सारे लोग फिर से इकट्ठा होकर के उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती दे, उत्तराखंड क्रांति दल को ताकतवर बनाए। सवाल वोटों की राजनीति का नहीं, सवाल इस पहाड़ी राज्य की अस्मिता का है, इस पहाड़ के अस्तित्व का है। और अगर आज भी हमें इतने सारे कांड होने के बाद भी अगर हम इन सवालों को नहीं समझे तो इस पहाड़ को कोई नहीं बचा सकता, हमारे गांव को कोई नहीं बचा सकता। इस उत्तराखंड को बनाने का 22 वर्षों का वो ऐतिहासिक संघर्ष बेमानी हो गया, हो चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। केवल मैं ये कहना चाहता हूं, एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच में इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हम सब लोग पहुंचे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत हो, आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद उत्तराखंड क्रांति दल को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद भाई जी, आपने पूरी तरह से बताया कि किस ढंग से यहाँ की नेताओं द्वारा या यहाँ के जो बाहुबली उनके द्वारा पूरे प्रदेश में मतलब कार्य किया जा रहा है। जैसे हम स्वाभिमान यात्रा को 21 अगस्त से शुरू करके 30 अगस्त को द्वाराहाट के शिक्षा पुस्तक मैदान में स्वर्गीय पीपल्स पार्टी की पूरी सीट पर समापन करेंगे। और इस क्षेत्र के बिठोली के सभी गांववासियों को निवेदन है, 30 तारीख को आप किसी भी घर से द्वाराहाट पहुंचकर स्वर्गीय त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि देंगे। 30 तारीख को हम इस यात्रा का समापन वहां करेंगे। और इसके साथ ही मैं माननीय मेहरा जी से जोड़ दूंगा कि इस स्वाभिमान यात्रा का आशीर्वादन करने की कृपा करेंगे। श्री मेहरा जी दो स्वाभिमान यात्रा का आशीर्वादन आप करें। धन्यवाद बुलारा जी। हमारे पूर्व विधायक श्री पुष्पेश्वर जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। पूरी क्षेत्र की जनता, कांडे, छोली, खिनौली, वलना, बावन, हम सारे लोग आपका मन से स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छी आपकी पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा चल रही है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो चित्र काशी सिंह नेहरू जी का, जो त्रिपाठी जी का मैं देख रहा हूँ, बहुत कल्पना मैं सोच सकता हूँ कभी अगर यह जो हमारा दल था, जिन दल के सदस्यों ने उत्तराखंड को बनाया था, उसमें अपना योगदान दिया था, वो पार्टी अगर आज अपनी चरम सीमा पर होती तो कुछ नजारा और ही होता। आज तो हम मनुष्य होकर भी नहीं के बराबर रह गए। हमारे हाथ पांव सब ऐसा लगता है तड़ चुके। हमारा पूरा समाज चूस लिया गया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी बाद में समझेंगे कि हम कैसे चूसे गए। तो इन चूसकों से हमको सावधान रहना। हिटलर की एक कहानी में पढ़ता था कि उन्होंने अपनी सभासदों की बैठक बुलाई और बैठक में खुद एक मुर्गा लेके आए, मुर्गे को चारा दिया, उसके बाद उसके सारे पंख तोड़ दिए, वो उड़ने लायक ही नहीं रहा। और उसके बाद उसको चारा दिया गया
तभी वो मुर्गा जो है पाँव पर घिसकता है। तो आजकल के सरकारों की नीति तो ये हो गई है भाई, इनको आप बिना पंख के बना दो ताकि ये हमारे बने रहे। आप समझ रहे होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना। फिर भी त्रिपाठी जी है बहुत सच्चे दिल के इंसान, और उनके साथ जो कार्यकर्ता है इसमें वास्तव में सभी लोग सब निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं। नहीं तो कार्यकर्ता तो यह है कि जिसका स्वार्थ हो गया वो कार्यकर्ता हो गया, जिसका स्वार्थ नहीं हुआ वो विरोधी हो गया। आजकल की तो ये रीति हो गई है, ऐसा नहीं है। हम सारी क्षेत्रीय जनता आपको आशीर्वाद देते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सत्ता चढ़ने का आशीर्वाद आपका बना रहे। ये पार्टी एक बार पुनः उस स्थान पर पहुंचे जो स्थान स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी ने दिया था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, हमें मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है ये सदा हमारे ऊपर बना रहेगा और हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे प्रदेश की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसकी साथ ही मैं आज इस कार्यक्रम को समाप्त हो जाता हूँ। धन्यवाद। फोटो ले लेते हैं, फोटो। एक फोटो ले लेते हैं, एक फोटो गुलाल।